बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई थी। कराची कहा जाता है जनाब कि हमारी बैकबोन है और हम जनाब 70% यहाँ से जनाब टैक्सेस जनरेट करके मुल्क को चलाते हैं। बट कहाँ पानी कहाँ है, सीवरेज सिस्टम कहाँ है, बिजली कहाँ है, कहाँ से आएगी ये बिजली, कौन देगा बिजली, कौन देगा ये पानी? ना साफ पानी, ना बिजली, ना कोई और बेसिक कम्युनिटीज़ अभी तक लैग कर रही हैं। कौन देगा इन चीज़ों को? पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शन होते हैं अपने नारे लगाते हैं जनाब, और उसके बाद जनाब कोई पता नहीं चलता किसी को कहाँ गए। उसके अलावा पूरे मुल्क का भी ऐसा ही हाल है और मुल्क में कोई इतनी अच्छी कोई ख़बर नहीं है। और ये कहा जाए कि जनाब सब अच्छे की खबर है सारे मुल्क में, एज़ फार एज़ द बेसिक कम्युनिटीज़ आर कंसर्न, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक अवाम को वो भी मुहैया नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे लोग? आई फेल टू अंडरस्टैंड। और ये लोग, फिर मैं उन पे भी ज़रा तनकीद करना चाहूँगा, अवाम पे भी तनकीद करना चाहूँगा कि जनाब आप तो बिल्कुल ऐसे चढ़ चढ़ के वोटें डालते हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी एक फ़र्द का नाम नहीं ले रहा मैं। आप तो ऐसे वोटें डालने निकलते हैं जैसे पता नहीं कोई ईद से बरात का दिन आ गया। आप तो इंटरटेनमेंट स्टाफ कंट्री ठीक है, हम लोग हैं, लेकिन आपको तो उस दिन ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत खुशी मिल रही है ये। लेकिन उसके बाद जो 4 साढ़े 4 साल, पौने 5 साल आपको गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं और आप हम लोगों की तरफ देखते हैं कि जनाब हम लोग कोई रिलीफ आपको दिलवाएं, और हम लोग मुजाहिद बन के जनाब अपना सर आगे दे देते हैं। लेकिन प्लीज़ गुजारिश इतनी है कि वोट जो है उस वक्त डाले जाके, उस बंदे को डाले जाके आप खुद, कि जिसने आपको कोई रिलीफ देना हो। ऐसे काम नहीं चलेगा और ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं चाहता ये हूँ कि आज कराची के जो लोड शेडिंग का मसला है, जो बिजली का मसला है, ज़रा उस पर हम बात कर लें और कोशिश मैं करूँगा कि कोई उसका कोई हल निकल सके। और मैं ये नहीं आपसे कोई बुलंद बाग दावे कर सकता यहाँ पे बैठ के कि जनाब मैं को हल निकालूंगा और वो बिल्कुल जनाब 100% होगा, नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे साथ मौजूद है आबदा हुसैन साहिबा, मुस्तफ़ा कमाल साहब, रिफ़त सईद साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के, और इसके साथ साथ मैं कुछ और लोगों को भी शामिल करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका शहर है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें टर्न अराउंड की और आपका दौर अभी लोगों को भूला नहीं है, लेकिन ये मसला कोई हल हो सकता है? लोड शेडिंग का, पानी का, ये सब चीज़ें क्या दुरुस्त हो सकती हैं या भूल जाया जाए, सब इस पर मिट्टी डाल के आगे चले? नहीं, मिट्टी डाल के आप आगे चल नहीं सकते, फिर मिट्टी तो इस पूरी कौम को ही डालनी पड़ जाएगी और आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहले ठीक था ना, सारा इतना बुरा नहीं था, अच्छा था, बल्कि ये सारा ये पिछले 8-10 सालों में बिगड़ा है। और जब आप सुबह से, जो चलाने वाले लोग हैं वो सुबह ये सोच कर निकलें कि रात में उन्होंने कितनी हराम कमा कर उनको घर लेकर जाना है, कितनी रिश्वत लेनी है, क्या बेड़ागर्क करना है, तो फिर यही असर होगा शहर का। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो यही शहर बनता हुआ लोगों ने देखा था, और जब आप बेईमानी करेंगे तो ये तबाही बर्बादी हो गई है। तो दोबारा इसको बिल्कुल फिक्स किया जा सकता है और इसके सारे सोल्यूशंस हैं। और बेसिकली इस शहर के साथ हुआ ये, जिन लोगों को चौकीदार बनाया गया इस शहर की रखवाली के लिए, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटा है। तो अब चौकीदार बदलने की ज़रूरत है। 2 महीने के बाद इलेक्शन है, कराची के लोगों को अपने वोटों से जो चौकीदार उन्होंने बनाया था वो चोरों के साथ मिलकर उन्होंने लूटा है। तो अब चौकीदार बदलें अगले इलेक्शन में, यही हम कर रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि हमारे हाथों से शहर अल्लाह ताला ने बनवाया है। लोगों ने हमें काम करते हुए देखा, ना उससे पहले काम हुआ ना उसके बाद काम हुआ। ये कचरा, ये पानी, ये इश्यूज ये नहीं थे पहले। और ये बिजली का भी मामला आप जो आज अभी बात कर रहे थे, ये इसी वजह से है कि देखिए के इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक को बेच दिया है
1.8 बिलियन डॉलर में 200 अरब रुपए तकरीबन में बेच दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब इस पे पैसे नहीं लगा रहे। 32 अरब रुपए सालाना वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उठा रहे हैं यहां से 32 अरब रुपए। अब वो फ्यूल नहीं खरीद रहे अपने, उनके 2 पावर प्लांट्स उन्होंने बंद करके रखे हुए। सुई सदन वालों से पैसे गैस मांग रहे हैं, सुई सदन वाले कह रहे हैं कि पुरानी लायबिलिटीज इन्होंने क्लियर नहीं की है, लोगों को सफर करवा रहे हैं। इशू यही है कि वो बेच दिया, उन्होंने जाना चाहते हैं। 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट नेपरा ने कहा था कि कीमतें कम करो बिजली की। पहली जब कीमतों बढ़ाने के लिए नेपरा का नोटिस आता है तो वो तो फौरन बढ़ा लेते हैं। जब उन्होंने पहली दफा तारीख में उन्होंने नेपरा ने कीमतें कम करने के लिए कहा, ये 2 सालों से जाकर कोर्ट में स्टे लेकर 75 अरब रुपए ये कराची वालों से नाजायज निकलवा चुके हैं 2 सालों में। ये वो सारी कहानियां हैं। अब ये चाइनीज को बेचकर जा रहे हैं। तो हमने ये सोल्यूशन दिया है कि भाई ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट टेक ओवर करे और 5 से 6 कंपनीज को लाइसेंस दे, जिस तरह से दुनिया भर में है कि डिस्ट्रीब्यूशन की मोनोपोली क्यों है। आप 5 लोगों को ये लाइसेंस दें कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें। यहां पे अगर कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी ठीक, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा। जिस तरह से आज से 20 साल पहले आपके पास फोन के लिए कोई ऑप्शन नहीं था और आप देखिए कि एक पीटीसीएल जो है वो बादशाह थी फोन में, और आपके पास अगर फोन लग जाता था तो लोग जो है मुबारकबादें देते थे। जब आपने इसको लिबरलाइज किया इस पॉलिसी को, आज जो है वो परचून की दुकान पे भी पैकेज मिल रहा होता है आपको टेलीफोन का और सेल फोन के। तो आई थिंक ये इसकी शदीद जरूरत है, कराची अदरवाइज तबाह बर्बाद हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि यहाँ पे लाइसेंसेस दिए जाए, और के इलेक्ट्रिक तो वैसे ही बेच चुका है चाइनीज को एंड दे आर ऑन देयर वे आउट। मैं रिफत साहब से, बिफोर आई गो टू आबिदा हुसैन साहिबा, मैं रिफत साहब आपसे पूछना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स सबको पता है, मैं आपकी नज़र में कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का, सब चीज़ों का? देखिए, सोल्यूशन तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की चौकीदार बदलने की शहर के, तो मेरे ख्याल में अगर गुज़िश्ता 8 साल की जो उन्होंने बात की, अगर वो बुरा ना मनाए तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उस 8 साल में, उस 10 साल में शहर को दिल खोल के सियासी जमातों ने लूटा है कि इलेक्ट्रिक का मसला आज का मसला नहीं है। ये मसला उस वक्त भी था जब मुस्तफ़ा कमाल साहब पावर में थे, इस शहर के मेयर थे, ताकतवर मेयर थे, लेकिन उस वक्त भी ये मसला हल नहीं हुआ, उसके बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मसला हल नहीं हुआ। सब ने मिलकर इस शहर को दिल खोल के लूटा है। जनरल मुशर्रफ ने और एमक्यूएम ने मिलकर इसे फरोख्त किया था, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने फरोख्त किया, और जो जो इस इदारे की फरोख्त में शामिल रहे वो अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। अमलन ये शहर अब यतीम हो चुका है। मैं यही कहूँगा, यतीम का माल जिस तरह लूटा जाता है उसी तरह इस शहर का माल लूटा जा रहा है। चौकीदार बदलने से कुछ नहीं होगा, नियतों को बदलना होगा, फ्रॉड बंद करना होंगे, और जिस तरीके से बददियानती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इसमें जिस तरह के वजीर आला सिंध एक हिमायत में खड़े हो गए कि इलेक्ट्रिक की, और वो बात कोई सुनना नहीं चाहते, बात सीधी सी बेईमानी कर रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्यूल के मुताबिक रेट लेते हैं, गैस पर बिजली बनाते हैं, वो फ्यूल भी बाजार से वो खरीदते नहीं है। तो इन बेईमानियों पे नजर रखना होगी। अगर ये बेईमानियों पे नजर रखी जाएगी तो बेहतर हो सकेगा, वरना अदरवाइज कोई वो नहीं, सिर्फ बातें ही बातें होंगी। अब एक जमात इस्लामी की एक पिटीशन थी अदालत में, लेकिन रिफत साहब एक चीज जरा समझाइएगा, अगर मुस्तफा कमाल साहब जिस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, देखिए ना, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हो जाते हैं के इलेक्ट्रिक की हिमायत में, और ये बेचा गया, एक जगह बेचा गया, फिर दूसरी गवर्नमेंट ने बेचा, बट द पॉइंट इज अगर चौकीदार जैसे मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं बदल दिए जाएं, तो मेरे ख्याल में दैट इज द सोल्यूशन, कि नहीं है वो सोल्यूशन? मेरे ख्याल में मुबश्शिर साहब, चौकीदार बदलना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो सियासी चौकीदारों के बदलने की बात कर रहे हैं, जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, तरीके से सियासी चौकीदारों की बात कर रहे हैं। जी आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चौकीदार इतनी आसानी से तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। जो आने वाले इंतखाबात में अगर आप ये समझें कि सारे चौकीदार तब्दील हो जाएंगे और ईमानदार चौकीदार इस शहर के रखवाली के लिए आ जाएंगे, माजी में जो चौकीदार थे वो अब नहीं होंगे, तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं आपको नजर आता? आबिदा हुसैन साहिबा, आई नो इट्स लाइक अ इशू व्हिच इज लाइक अ प्रोविंशियल इशू, बट देन अगेन पिछली गवर्नमेंट जो जा रही थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जा रही थी, उस वक्त भी बिजली का इशू खड़ा हो गया था, और नए इलेक्शंस होने वाले थे, और बिजली का एक सीवियर क्राइसिस यहाँ पे मुल्क में आ गया था। अभी फिर इलेक्शंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और आज फिर बिजली का एक क्राइसिस यहाँ पे खड़ा हो गया है। सो इवन आफ्टर लाइक 5 years वी आर बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग दी? पंजाब में जी लोड शेडिंग है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है।
दिन में 4-5 घंटे बिजली जाती है, लेकिन अभी क्योंकि एयर कंडीशनर्स शुरू नहीं हुए, सिर्फ लोग पंखे चला रहे हैं, तो अभी तक तो लोड शेडिंग पे काबू है। अब आगे जाके क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। जब एयर कंडीशनर्स चलने शुरू होते हैं तो लोड शेडिंग किस हद तक बढ़ती है इसका जब ही अंदाज़ा होगा जब ऐसा हुआ। बहरहाल अभी तक इस वक्त तक तो जो लोग और अक्सर लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी हैं, तो लोड शेडिंग इशू नहीं है। नहीं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था जी, देखें पिछले इलेक्शंस होने थे तो इलेक्शन से पहले एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बहुत सीवियर क्राइसिस फेस करना पड़ा, एंड दैट वाज बिजली का क्राइसिस जी। और एक मरतबा फिर हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक बिजली का क्राइसिस यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। सो 5 सालों में सिर्फ यहाँ पे पेप टॉक मिली हमें, यू नो, मियर स्टेटमेंट्स मिली हमें, एंड हमें कर कुछ भी नहीं सकी। जो भी गवर्नमेंट थी दे वर अनएबल टू डिलीवर, और या फिर वाकई कुछ हुआ और हमें कुछ नजर नहीं आया। राणा साहब देखिए, बिजली की पैदावार जो है उसमें पिछले 5 सालों में इजाफा तो यकीनन हुआ है। डेफिनेटली जी, वो ग्रोथ जैसे कि मैंने कहा, जब एसीज चलेंगे तो पता चलेगा कि कितनी लोड शेडिंग होती है। पिछले इलेक्शन में वाकई लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और बिजली के बहरान की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत कम वोट मिले थे। पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 नशस्तें आईं, वो भी अहमद महमूद की थी और उनके ज़ाती असर रसूख की वजह से वो आईं जी। अब आने वाले इलेक्शन में बिजली की पैदावार की कैफियत क्या होती है उस वक्त पता चलेगा कि लोड शेडिंग एक इशू बनता है या नहीं बनता। चले, लेट्स सी जी। मुस्तफा कमाल साहब, यू पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, पीएसपी इज ऑन द स्ट्रीट्स, और वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों ने, अनीस कायम खानी साहब ने भी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि सिर्फ पीएसपी का मसला नहीं है, पूरे कराची का मसला है और सारी पार्टीज जो है उनको ज्वाइन करें। डू यू थिंक कि सारे इस मसले से प्रेशर माउंट करने से कोई हल निकल पाएगा? देखिए, पहले तो मैं रिफत साहब की बात का जवाब दे दूं, वो बहुत आसान है जनरलाइज करके जवाब देना। मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर था भाई, तो कराची में काम ही उसी वक्त हुआ और मैंने 1000 मेगावाट ये बिजली ऐड करना चाहते थे। मैंने अपनी जो मेरे पास जो रेस्ट्रिक्शन थी, इनको केबल्स डाल रहे थे, मैंने अपनी तमाम सड़कों पे 1 रुपए भी लिए बगैर रोड कटिंग के चार्जेस मैंने इनको अलाउ किया। अपनी नई सड़कों पे भी मैंने कराची के लोगों के लिए काट कर वो मैंने इनको केबल्स डलवा कर दिए। 5 साल इनके पास प्लान था, मंसूबा था। 4 सालों में 2008 से 2012-13 तक इन्होंने सिर्फ 1000 मेगावाट ऐड किया। 2013 के बाद से 1 मेगावाट भी ऐड नहीं हुआ। डिटेल लें जाकर। मुस्तफा कमाल जब था तो मुस्तफा कमाल रातों में जागकर लोगों की खिदमत करता था, उनकी सुबह को बेहतर करने के लिए कोशिश करता था। बड़ा आसान है, लोगों को 300 अरब रुपए खर्च किए, 1 रुपए का भी आज इल्जाम नहीं है। तो जनरलाइज ना करें। और चौकीदार बिल्कुल बदलेंगे जी, रूटों से चौकीदार शहर वालों ने बदल लिया। ये खड़े होंगे जो आज जिनकी जूतियों में दाल बट रही है, सारा शिराजा बिखर गया है, पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक सारा ये आज ये पहले क्यों नहीं मुजाहरे हो गए? जो लोग यहाँ पर हैं, एमक्यूएम है यहाँ पर, उसको तो जो स्ट्रीट पावर थी, ये शहर में ये अशर होना ही नहीं था। आज पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शहर कचरा कुंडी बन गया, बिकॉज के वो खुद पार्टनर इन क्राइम बन गए। यही मैं कह रहा हूँ कि चोरों के साथ मिलकर चौकीदार ने चोरी करना शुरू कर दिए। और वोटों से चौकीदार बदलेंगे ना, वरना हम ये क्या घास छील रहे हैं यहाँ पे कि आगे इलेक्शन में अगर यही सारा अशर रहता है तो फिर हमने तो फिर जो है वो कुछ भी नहीं किया 2 सालों में। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास पेनिट्रेशन है, अभी इतना बड़ा मुजाहरा करके आ रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और सामने जो लोग हैं वो तो उनका शिराजा बिखर गया है। हमारा नैरेटिव लोगों ने बात मान ली है। इस कराची में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। उस वक्त खड़े हुए लोगों ने हमारी बात मानी। आज कराची के हर घर हर गली में, और हम ही चेंज लेकर आएंगे। कराची वालों ने हमें ही काम करते हुए देखा था, ना हमसे पहले किसी ने काम किया, ना हमारे बाद किसी ने काम किया। मुशर्रफ साहब का भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, एमक्यूएम का
मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और जो उसके बाद आए गए लोग वो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो अपनी कंडक्ट का जिम्मेदार हूं। आज जो हम काम कर रहे हैं, लोगों ने हमारी उसी काम की वजह से हमसे होप लगाई है, तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा सारा ये। अच्छा, एक नया डिसीजन है जी, और वो डिसीजन ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ, मेरा ख्याल में मैं उसी एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ जिस एमक्यूएम की ये बात कर रहे हैं। मैं ये अपनी तरफ एक बात को ले जा रहा है, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं उसी एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ कि अब जिम्मेदारी जिसकी बनती, अब उस वक्त अगर ये उस एमक्यूएम के साथ थे तो मैंने उस हवाले से उस तनाज़ुर में बात की है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने तो आज से 5 साल पहले उस एमक्यूएम को सेनेटर रहते हुए छोड़ दिया ना मेरे भाई, और अब मैं तो 6 माह हुए थे मुझे सेनेटर बने हुए। हम ही तो वो हैं जो बुशकन लोग हैं, हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने स्टेगनेंट वाटर पे पत्थर मार के इतिहास पैदा किया है। आज हम ही तो वो चेंज लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को, दुनिया को एक्नॉलेज करना चाहिए था, वरना इस अल्ताफ हुसैन के आगे कोई खड़ा हो नहीं पाता था, कोई बात कर नहीं पाता था। बाहर से आकर आप जब 30 सालों तक आपने कोशिश कर ली, आप इस मेहनत को खत्म नहीं कर पाए, तो लोगों को थोड़ा सा जो है वो, मैं समझता हूं कि रिफत भाई हमारे भाइयों की तरह हैं, बड़ा हमारा ताल्लुक है इनके साथ, लेकिन जब मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जिसका ड्यू शेयर है उसे जरूर दें। आज अगर मैं बैठकर इन इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं तो आप एमक्यूएम की सारे एमक्यूएम की करतूतों का भी आज मुझे ही जवाब ना देना पड़े। उस एमक्यूएम में हम बिल्कुल थे, लेकिन हम ही तो वो लोग हैं जो छोड़कर गए। 3 साल बाहर रहे, 2 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वरना मेरी कोई जाती लड़ाई तो नहीं थी, हम ही तो बेनिफिशियरीज थे उस एमक्यूएम के। तो हमने रह के भी काम किया, फिर छोड़कर गए, और आकर इंशाअल्लाह ताला चीजों को ठीक कर रहे हैं। वैसे एक बात है, वैसे रिफत साहब, एक आप भी कराची में रहते रहे, और देखे जो फियर फैक्टर था, ठीक है, उसको रेंजर्स ने डाइल्यूट किया, उसको ख़त्म किया, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो फियर फैक्टर जो एमक्यूएम का था उसको ख़त्म करने में मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा अनीस कायम खानी साहब का हाथ बिल्कुल है, और उसमें मेरे ख्याल में उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ जी, एक आगे चलना चाहूँगा मैं थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है कि जितने पुलिस ऑफिशियल्स हैं या डीसीओज हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा इलेक्शन से पहले, और इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस में? आबदा हुसैन साहब, पहले आप और फिर मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछना चाहूँगा जी। मैं समझती हूँ कि जी ये एक सेहतमंद फैसला है। जो ज़िले इंतज़ामिया में अफसर बैठे हुए हैं उनके रवाबित लोगों के साथ बन जाते हैं, और अगर उनको तब्दील किया जाएगा, नए अफसर आएंगे, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो अफराद के साथ रवाबित कायम करें, और ये ज़्यादा फेयर इलेक्शन कराने में एक मस्बत कदम होगा। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, हाउ डू यू टेक इट जी? लेकिन एक चीज देख लीजिएगा कि मैं तो कहता हूं उनको एक सूबे वालों को दूसरे सूबों में भेज देना चाहिए इलेक्शन के लिए। अच्छा। उस सूबे में नहीं रहे। अच्छा, और जब जो इलेक्शन हो जाए वापस अपने अपने सूबों में आ जाए, पूरे जो है वो ट्रांसफर हो एक सूबे से दूसरे सूबे। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं जरा पूछना चाहूंगा मुस्तफ़ा कमाल साहब आपसे भी और आबदा बीबी आपसे भी, कि देखें अगर सूबों की जो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, इससे तो बेहतर नहीं हो सकेगा काम जी, क्योंकि अगर सिंध का बंदा आ जाए पंजाब में और पंजाब का बंदा सिंध में चला जाए या केपीके में चला जाए, सो डोंट यू थिंक कि दिस इज अ बेटर सजेशन जो मुस्तफ़ा कमाल दे रहे हैं? जी, आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अगर सूबा सिंध के अफसर हमारे यहाँ आ जाएं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तो ये एक नया और मस्बत कदम होगा। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब, जैसे देखा जाता है कि यहाँ पे अगर आप चेंज भी कर दें एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द इलेक्शंस, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉयल्टीज़ लोगों की होती हैं और वो आगे 30 साल से लोगों को अब्लाइज किया होता है, तो वो फिर भी अगर उसी प्रोविंस से उठा के लगाए जाए बंदे, तो वो गड़बड़ हो जाती है, फिर भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आते। तो ये जो प्रोविंसेस चेंज करने वाली बात आप कर रहे हैं, इसमें वजन लगता है जी। आप जो कह रहे हैं मैं इससे एग्री कर रहा हूं इस वाली बात से, इसीलिए मैंने ये वाली सजेशन दी, इसलिए कि एक ही सूबे में एक जगह से दूसरी जगह जाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे एक दूसरे को जानते हैं, सब लोगों के एक दूसरे के कनेक्शन होते हैं। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन देखी हैं, चीजें देखी हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो वहीं पर उनको रहना होता है, ताल्लुक, वास्तेदारी, सब चीजें पता है कि भाई आज नहीं तो कल यहाँ पे यहाँ इनके साथ आप नहीं बुराई ले सकते। जब आपका स्टेक नया आने वाला है, उसका स्टेक ही नहीं होगा यहाँ पे, वो फिर वहां से तो चेंज आ सकता है। अगर आप एक ही सूबों में लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट से निकालकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। आबदा हुसैन साहबा इस चीज़ से एग्री कर रही है कि वो चेंजेस होनी चाहिए और प्रोविंशियल चेंजेस होने चाहिए, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में लाना चाहिए लोगों को, तो उससे बेहतरी आ सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता आबदा हुसैन साहबा, तो डू यू थिंक के एक ही सूबे से अगर चेंजेस की जाएं तो उसका तो कोई इतना असर नहीं होगा? डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ मियर आई वॉश जी? देखिए जी, अगर एक सूबे से अफसर दूसरे सूबे में जाएं जी, ये एक नया कदम होगा, और मैं समझती हूँ कि इसका असर इसलिए होगा क्योंकि ये अफसर जो हैं ये मकामी लोगों से इनकी आशनाई नहीं होगी, सो इसलिए वो मजबूरन गैर जानिबदार रहेंगे, और एक फेयर इलेक्शन के लिए गैर जानिबदारी की अशद जरूरत होती है। तो आपके ख्याल में अगर इसी प्रोविंस से लोग लाए जाएं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे प्रोविंस से लाया जाए तो वो फर्क पड़ेगा? इस पे आप भी एग्री कर रही है इस चीज़ पे, और इस पे मुस्तफा कमाल साहब भी एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दी, अभी क्या फ्यूचर क्या नज़र आता है आबदा बीबी आपको इसका आइंदा आने वाले इलेक्शन में? मैं सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। डू यू थिंक के PTI और PMLN जो है एक दूसरे के यही हरीफ होंगे, या कोई पीपल्स पार्टी भी कोई रोल प्ले कर सकेगी पंजाब में या नहीं जी? मेरा ख्याल है जी पीपल्स पार्टी की तो पंजाब में बहुत कम नशस्तें आएंगी। इलेक्शन 3 फरीकैन के माबैन होगा, PMLN के नुमाइंदगान, PTI के नुमाइंदगान और आज़ाद नुमाइंदगान। ठीक, मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 ता 40 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हो जाएंगे, और इनका बड़ा डिटर्मिनिंग रोल होगा आइंदा हुकूमत बनाने के सिलसिले में। अगर ये लोग मुत्तहिद रहे तो जिस तरफ जाएंगे उस तरफ हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, सो ऐसा क्या हो सकता है कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो कोई पीपल्स पार्टी अपना कोई सरप्राइज दे सकती है? पीपल्स पार्टी में आज़ाद जो उम्मीदवार जीते हुए होंगे उनकी क्या चांसेस हैं कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? मेरा ख्याल है जी पंजाब में तो बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस होंगे उनके या PTI की तरफ जाने के या नून की तरफ। साफ जाहिर है कि इन दोनों जमातों में से ज़्यादा सीटें जिसकी आएंगी उस तरफ आज़ाद उम्मीदवार जो है उनका जाने का ज़्यादा इम्कान होगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो उस पार्टी की तरफ जाएंगे जो ज़्यादा सीटें ले जाएगी, सो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो उस तरफ जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी। आबदा हुसैन साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो यही। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। यू वेलकम जी। तो जाते जाते मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसको देखने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है, और मैं दोबारा उसी चीज़ पे आऊँगा जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि जो वोटर्स हैं उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। वोटर्स जो है एक दिन की जो पोलिंग का दिन है उसको एंटरटेनमेंट का दिन मत समझे, उसको ये मत समझे कि ये सारे जो पॉलिटिशियंस आपके पास वोट लेने आ रहे हैं और उस वक्त तो वो बिल्कुल बिछ जाते हैं आपके सामने, उसके वो बिल्कुल रेड कारपेट बने होते हैं आपके सामने और वो हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनको वोट डाल दें। उसके बाद ना तो वो आपको मिलते, ना वो कोई काम करते, ना आपको कोई चीज़ देते, ना बिजली, ना पानी, ना कोई और
आपको रिलीफ मिलता है और आप उनके घरों के चक्कर लगाते हैं, और जब आप उन पॉलिटिशियंस के घरों के चक्कर लगाते हैं तो फिर आप बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, लेकिन उस वक्त पता चलता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो मीटिंग में हैं, और आप सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, आप लोग उनका इंतज़ार कर करके चले जाते हैं, क्योंकि साहब जो है पॉलिटिशियन साहब वो मीटिंग में होते हैं और आपसे मिलना गवारा नहीं करते, या उनकी और मसरूफियात होती हैं, वो और चक्रों में पड़ जाते हैं, और आपको वो इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देते हैं जिस वक्त आपसे वोट चाहिए होते हैं, इलेक्शंस के दिनों में देते हैं। और आप देख रहे होंगे आजकल कि इलेक्शंस जो है आने वाले हैं सर पे, और जितने पैसे हैं, जितना बजट है, वो एग्जॉस्ट किया जा रहा है हलकों में, और अभी जनाब काम तेज कर दिए गए हैं कि जनाब जल्द अज जल्द इलेक्शनों से पहले हलकों में काम कराए जाए ताकि आपसे वोट ले लिए जाए। लेकिन 4-4.5 साल आपके काम नहीं हुए, ना आपके हलकों में हुए, ना कहीं और हुए। सो ये चीज़ें ज़रा अपने समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि फिर वोट दीजिएगा, चाहे जहाँ भी दें आप, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, जिसको आप बेहतर समझें उसको वोट दें। और ये एक और ट्रेंड जो है वो भी ज़रा दिमाग से निकाल दीजिए कि जनाब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में गनमैन्स के साथ जो लोग आएंगे तो वो वोट के हकदार हैं। ज़रा असेस करें, आप यहाँ से कोई चीज़ भी लेने जाते हैं तो उसको 10 दफ़ा जनाब परखते हैं, और उसके बाद जनाब लेते हैं, वो 10 सवाल पूछते हैं आप, फिर जाके चीज़ लेते हैं आप किसी रेडी पे जाके फ्रूट भी लेना हो तो 10 चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे तो आप बात कर रहे हैं अपने 5 साल के मुस्तकबिल की, और अगर 5 साल तक आपने अपना मुस्तकबिल उसी शख्स के साथ गुजारना है, उसी के साथ आपने अपना मुंह मत्था लगा के रखना है, और जिसको आप वोट दे रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के ऐसे मत दे दीजिएगा वोट। ये नहीं कि आपको उस दिन एक रिलीफ मिल रहा हो, कोई भी रिलीफ आपको मिल रहा हो, या इलेक्शनों से पहले आपको जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है किसी हद तक वो मिल रहा हो तो उसमें आप खुश हो जाए। 4 साल का भी सोचिएगा, 4.5 साल का, कि उसमें आपने अपना गुजारा कैसे करना है। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।